नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और प्रोफेसर अभय दुबे साहब हमारे साथ हैं। हम लोग हफ्ते भर की जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उसको हम लोग प्रोफेसर साहब से समझने की कोशिश करते हैं। और कुछ जो बियॉन्ड हेडलाइंस हैं, जो बहुत चर्चा में नहीं है टीवी और अखबारों में, हम लोग उस पर थोड़ा विचार से, सर के अनुभव से सीखने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे आज जो मैं शुरू कर रहा हूं वो दिल्ली की राजनीति को लेकर के है। दिल्ली में चुनाव हुए, भाजपा अच्छे से चुनाव जीत गई और जो विधानसभा में हो रहा है वो शायद देखने पर अपरेंटली ऐसा लगता है कि भाजपा शायद पिछले 2-3 टर्म का जो खुन्नस थी वो खुन्नस निकाल रही, जिस तरीके से विधायकों को खींच के बाहर निकाला जा रहा है। पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी, पूरे समूचे विपक्ष को एक साथ सस्पेंड कर दिया जा रहा है। लेकिन उससे जरूरी सर एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अभी मैं देख रहा था, जिसमें कि जो ये शराब घोटाला करके पूरा चुनाव लड़ा गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नीति बनाई गई है और उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कहीं गड़बड़ी है या कोई लॉस हुआ है, रेवेन्यू का लॉस सरकार को, तो वो कोई घोटाला या रिश्वतखोरी नहीं मानी जाएगी कि इसमें कोई किकबैक ही लिया गया है। और आप देखें तो भाजपा का जो ये एक नैरेटिव होता है, ये 2G स्पेक्ट्रम से लेके कोल घोटाले तक, वो कहते हैं कि अगर ये ऐसी नीति बनाते तो वो इतने का रेवेन्यू और आ जाता, इसलिए इतना बड़ा घोटाला हो गया। आपको याद हो कोयला घोटाला भी कुछ इसी टाइप का सीएजी साहब ने, विनोद राय साहब ने किया था। और सपोज करिए कि मैं सरकार हूं और मैंने एक नीति बनाई हमने कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे जनता को सस्ते रेट पे इंटरनेट मिले, इसलिए हम स्पेक्ट्रम की नीलामी थोड़ी सस्ती करेंगे या कम उसका हम प्राइस बैंड रखेंगे। तो क्या ये घोटाला हो जाएगा? आप आइए कहीं बोलिए कि हम 5 किलो राशन फ्री देंगे, तो ये क्या घोटाला हो जाएगा? या कोई बोले कि हम शराब एक के साथ 5 बोतल फ्री देने लग जाएंगे, लोग सस्ती शराब पिए। तो ये पॉलिसी अच्छी या बुरी हो सकती है, लोगों की सेहत पे उसका क्या प्रभाव हो सकता है, इस पे बात हो सकती है, लेकिन क्या ये सब घोटाला हो गया? इस पे सर जरा मैं विस्तार से एक बार आपसे समझना चाहूंगा आज। ज्ञानेश जी, आपने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये चीज उसूल से संबंधित है। यहाँ मैं थोड़ा बात शुरू करने से पहले स्पष्टीकरण दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है वो टिप्पणी एक ऐसे मसले के ऊपर है जिसमें आरोप ये लगाया गया था कि बिना टेंडर देने की सभी प्रक्रियाओं का उचित अनुपालन नहीं किया गया, इसलिए जो जिसको टेंडर दिया गया उसमें भ्रष्टाचार हुआ। तो हाईकोर्ट के बाद ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी ये की है कि जब रिश्वत मांगी ही नहीं गई और रिश्वत दी ही नहीं गई तो ये भ्रष्टाचार कैसे है। अच्छा, अब प्रश्न इस बात का उठता है कि ये आप कह सकते हैं कि गलती की गई, नीति बनाने में गलती की गई, और जो नीति का जिस तरह से आवंटन किया जाना था, ठेका दिया जाना था, उसका सही पालन नहीं किया गया। तो इसकी आलोचना की जानी चाहिए, इसको आड़े हाथों लिया जाना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को बाद में सोचा जा सकता है कि भाई हम महत्वपूर्ण पदों पर रखें न रखें, ये एक अलग बात है। लेकिन ये भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तभी है जबकि रिश्वत मांगी गई हो या रिश्वत दी गई हो, पहली बात। दूसरी बात, पीएमएलए कानून के तहत भी सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया की जमानतों पर फैसला देते हुए कह चुका है कि जब तक आप मनी ट्रेल नहीं दिखाएंगे तब तक मनी लॉन्ड्रिंग कैसे साबित होगी। केवल इसलिए कि किसी ने कोई बयान दे दिया है कि भाई हम कि इन्होंने हमसे भ्रष्टाचार के बारे में ये बात की गई, ये योजना बनाई गई है या ये किया गया, केवल इसके आधार पर नहीं तय होता है। 4 व्यक्ति एक कमरे में बैठे हुए कोई भी बात करते रह सकते हैं, इससे साबित नहीं होता है कि वो उन्होंने भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार करने के लिए और उसका अपराधी घोषित करने के लिए आपको मनी ट्रेल दिखानी पड़ेगी, और शराब घोटाले में कोई मनी ट्रेल आज तक नहीं दिखाई गई। ये दोनों मसले आपस में काफी जुड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जिस बात को लेकर भाजपा चुनाव मुहिम के दौरान हंगामा मचा रही थी कि आम आदमी पार्टी ने सीएजी रिपोर्ट्स नहीं रखी, तो जब शराब नीति के बारे में सीएजी रिपोर्ट रखी गई तो जो सीएजी रिपोर्ट है उसने शराब नीति की बहुत सी आलोचनाएं की कि भाई इसमें ऐसा होता था, इसमें ऐसा होता था, इसमें ऐसा होता था, और सुनने में बहुत सी बातें अटपटी लग सकती हैं कि भाई पता ऐसा क्यों हो रहा था। साथ में सीएजी रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो नीति बनाई गई थी वो पारदर्शी थी। अगर उस नीति का सही पालन किया गया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसने नीति की आलोचना है, और ये है भाई कि इसकी वजह से सरकारी खजाना है उसको इतना नुकसान हुआ। लेकिन उस रिपोर्ट में कहीं ये नहीं है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ, कोई रिश्वत मांगी गई, कोई रिश्वत दी गई।
या कोई कमीशन का आदान प्रदान हुआ? कहीं नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये सब जब अब उसके बाद आतिशी ने खड़े होकर विधानसभा में कहा कि जांच इस बात की होनी चाहिए कि जिस नीति को सीएजी रिपोर्ट पारदर्शी कह रही है, अच्छी नीति कह रही है, उस नीति को लागू क्यों नहीं किया गया, लागू करने में दिक्कतें कहां से नजर आई, उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो किया उसकी जांच की जानी चाहिए, भाजपा ने उसके ऊपर जो रवैया अख्तियार किया उसकी जांच की जानी चाहिए। ये आतिशी ने सवाल उठाया। देखा जाए तो जो सीएजी रिपोर्ट सदन में भाजपा ने पेश की, उससे इस पूरे मामले की हवा निकल गई है पूरी तरीके से। और इस बात को लेकर वो लोग बहुत चिड़े हुए हैं, भाजपा वाले। उनको लगता था कि सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगे और पूरी आम आदमी पार्टी और उसके नेतृत्व पे जो है भ्रष्टाचार की कालिक पुत जाएगी और ये लोग कोने में छिपते हुए नजर आएंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जो सरकारी मीडिया है, मैं कमर्शियल मीडिया को सरकारी मीडिया ही कहता हूं, रवीश कुमार जी इसको गोदी मीडिया का नाम दे दिया है, लेकिन उसमें तो ये बातें आ नहीं रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर तो सारी बातें स्पष्ट रूप से आ रही हैं कि शराब घोटाला नाम का कोई था घोटाला, इस बात की पूरी तरीके से हवा निकल चुकी है। और जो आपने इसको भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान तथाकथित कोयला घोटाले से जोड़ के जिस तरीके से अपनी भूमिका बांधी है, वो बहुत सही है। आज तक उस वक्त के जमाने का कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया है। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि आप सट्टा बाजार में यानी शेयर मार्केट में कुछ शेयर खरीदते हैं, आपको उम्मीद है कि आपको आपके शेयर इतने इतने में मुनाफा देंगे। अब वो मुनाफा नहीं दे पा रहे हैं शेयर, तो आप कहते हैं हमारा इतना घाटा हो गया, जबकि दरअसल आपका कोई घाटा नहीं हुआ है, घाटा आपका कागज पे हुआ है। जो संभावित या अपेक्षित मुनाफा है वो नहीं हुआ है मुनाफा। तो ये जो पूरा पिछली बार जो सीएजी रिपोर्ट्स आई थी कोयला घोटाले के बारे में, विरोध राय द्वारा दी गई रिपोर्ट्स थी वो, जिसकी वजह से पूरी तत्कालीन कांग्रेस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार की कालिक पोती गई, उनकी सार्वजनिक जीवन में छवि खराब की गई और उसका चुनाव के मैदान में फायदा लिया गया। ये सारी चीजें अब एक इतिहास का तथ्य बन चुकी हैं। अगर हम लोगों ने अभी तक सबक नहीं सीखा है तो अब हम लोगों को इसका सबक सीखना शुरू कर देना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली में चुनाव लड़ते समय कांग्रेस भी बार बार मांग कर रही थी कि सीएजी रिपोर्ट पेश की जाए, तो मैंने उन्हें टीवी की बहस में कहा भी कि इन्हीं सीएजी रिपोर्ट्स का फायदा उठाकर आपकी सरकार की साख गिराई गई थी और आप फिर भाजपा के उसी फंदे में फंस रहे हैं। लेकिन उनको मतलब ही नहीं था, वो तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने पर आमादा थे। उन्होंने मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिया, लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के आदमी है इसलिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो ये हालत है। तो संस्थाओं का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है, किस तरह हवा बनाई जाती है उनका दुरुपयोग करके, भारतीय जनता पार्टी को इसमें महान कुशलता हासिल हो चुकी है। मैं मानता हूं दुनिया में ऐसी कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जिसने इस तरह के कामों के ऊपर एक महारत हासिल की हो कि विपक्ष को कैसे बदनाम किया जा सकता है। भाजपा ने इस मामले में सुपर पीएचडी हासिल कर रखी है। जी सर, आपने स्टॉक मार्केट की बात की तो जरा 2 मिनट उस पर भी बात कर लें। स्टॉक मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पिछले 5 महीने से सारे स्टॉक्स दबे हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स में लॉस हो रहा है। ये सब कुछ तो ठीक है। ये सर क्या हम लोग इसको एक करेक्शन माने कि मार्केट तो ऊपर नीचे होती रहती है, 80,000 85,000 के इंडेक्स में 10-15 हजार का करेक्शन आएगा, फिर अगले 2-4 महीनों में बढ़ जाएगा, या ये एक कोई डिप्रेशन या रिसेशन टाइप की स्थिति बनने जा रही है? क्योंकि एफआईआईज जो भाग रहे हैं वो चाइना या अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के जो उनके पिछले कल में एक किसी जानकार को सुन रहा था स्टॉक मार्केट के, उनका जो कहना था कि पिछले 7-8 सालों में जो इंडियन स्टॉक मार्केट का रिटर्न है वो करीब 11% है, यूएस के स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है वो 15% है। और यहाँ पे चूंकि रूपी कमजोर है और डॉलर में उनको यहाँ से ले जाना होता है तो वो और कम हो जाता है उस डिफरेंस को सेट ऑफ करने के बाद। और जो सबसे बड़ा कारण है यहाँ से एफआईआईज के भागने का, वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लगाया, वो बिल्कुल बेवकूफी का काम था। उनका कहना था कि बहुत ही टेरेबल मिस्टेक हैज बीन डन, जिसकी वजह से वो उनका जो प्रॉफिट नेट काट पीट करके आता है वो आ जाता है 5-6%। तो 5-6% के रिटर्न के लिए कोई इंडिया में पैसा क्यों लगाएगा, इसलिए लोग यूएस भाग रहे हैं। तो ये सर आपको लगता है कि एक करेक्शन है, सुधार हो जाएगा अगले 2-4 महीनों में, या हम लोग किसी एक रिसेशन की तरफ जा रहे हैं अगले 2-4-6 साल के लिए? जिन सज्जन से आपने बात की है उन्होंने बहुत ही सही तथ्यों पे अपनी उंगली रखी है। इन बातों के बारे में काफी चर्चा हो रही है। अगर आप पिंक अखबारों को देखें, बिजनेस स्टैंडर्ड,
मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबारों को देखें तो उनमें सारी बातें निकल कर आ रही हैं। देखिए, जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, ये लोग बहुत लंबे अरसे से भारतीय बाजार को प्राथमिकता देते रहे और उसके पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण ये था कि उनको लगता था कि इस बाजार में संभावनाएं अधिक हैं और इन संभावनाओं को हम ज्यादा ज्यादा दोहन करें। दूसरे, उन्हें चीन का बाजार आकर्षक नहीं लगता था, क्योंकि वहां पर चीनी सरकार जिस तरीके से पूरी समस्याओं से निपटती थी, उससे वो परेशान थे। चीन में लोकतंत्र नहीं है, और दूसरी बात है, कभी भी चीनी सरकार कोई भी फतवा जारी कर सकती है, कोई भी आदेश जारी कर सकती है। अच्छा, और अमेरिका के अंदर जो प्राइस अर्निंग रेशियो होता है शेयरों का और बॉन्ड्स का, वो बहुत कम है। अमेरिका में जो ब्याज बहुत कम मिलता है। बहुत भारतीय बाजार में ब्याज मिलने की और जो प्राइस अर्निंग रेशियो था शेयरों का, वो बहुत ऊंचा था भारतीय बाजार में, जो आपत्तिजनक दृष्टि से पी रेशियो उसको बोलते हैं, ज्यादा था। लेकिन इसका सबका उन्होंने बहुत फायदा उठाया। उसके बाद क्या हुआ कि सारी परिस्थितियां एक साथ ऐसा संयोग बना जिसका नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है। वो संयोग क्या है? संयोग यह है कि चीनी सरकार ने अपनी नीति को बदला है और उसने बाजार की शक्तियों को प्रोत्साहन देने का एक संदेश सारी दुनिया में दिया है। तो वो एक तो उसका फर्क पड़ा, सबसे बड़ा। दूसरा फर्क ये पड़ा कि अमेरिका में ट्रंप का आगमन हुआ, तो लोगों को लगा कि यहाँ अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी नया उछाल आएगा, तो यहां भी जाना चाहिए। तो इस पूरी, और भारत की वजह से, इन तमाम कारणों से जो आप बता रहे हैं, उनको काफी आपत्तियां थी उसके ऊपर। इस प्रक्रिया में भारत से पूंजी का पलायन शुरू हुआ स्टॉक मार्केट से। ये पूंजी का पलायन है जो ये दरअसल देखा जाए तो ये अक्टूबर नवंबर से ही चल रहा है जी। लेकिन हाँ, ये ऐसी बात नहीं केवल जनवरी में शुरू हुआ हो। जनवरी फरवरी में बहुत ज्यादा हुआ, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया। 21 फरवरी तक ही 1 लाख करोड़ का हो चुका था। लेकिन ये चल रहा था, प्रवृत्ति जो है वो अक्टूबर नवंबर से ही चल रही थी लगातार। तो ये कोई साधारण गिरने उठने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये कोई मार्केट में ऐसा नहीं है कि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हो तो जो करेक्शन होता है, थोड़ा लोग बिकवाली कर देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा बढ़ने लगता है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के प्रति फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनका इंटरेस्ट इसमें और बढ़ाने के लिए कुछ और भी करना पड़ सकता है भारत सरकार को। अब आप देखिए, जो भारत में रेगुलेटर है, सेबी है, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड का रेगुलेटर है, उसकी ईमानदारी पर ही बहुत ज्यादा शक है। अदालत कह रही है कि भाई जो माधवीपुरी बुच हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इन्होंने क्या क्या गड़बड़ियां की हैं, और भी कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उन्होंने बात की है। सेबी की स्थिति यह है कि वो कह रही है कि नहीं, इनके ऊपर लगा गए आरोप गलत हैं, बजाय इसके कि वो कहती है हाँ ठीक है, इनकी जांच करा ली जाए, अगर जांच में सही बैठे तो ठीक है। तो जो भारत का जो रेगुलेटर है, अगर रेगुलेटर ही शक के दायरे में आता है, तो इन चीजों से भी स्टॉक मार्केट की साख आपकी गिरती है। आपने जो कारण बताया उसमें ये भी बहुत बड़ा कारण है कि भाई जिन लोगों के नेतृत्व में, जिन लोगों की रेगुलेशन में सबको वहां काम करना है, अगर उसी की ईमानदारी पे शक हो जाए तो कौन वहां पर काम करना पसंद करेगा। तो काफी कुछ इन लोगों को अपना घर दुरुस्त करना है। जब ये घर ठीक से दुरुस्त करेंगे, दोबारा इनकी साख बनेगी, तो फिर से एफआईएज इधर आने शुरू होंगे। जी सर, ये तो बात हो गई मार्केट की, लेकिन सर इसके पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या है? क्योंकि अभी तक तो मोदी जी बता रहे हैं कि हम लोग तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए हैं, डंका बज रहा है दुनिया में। आपको लगता है कि जब आम आदमी पे चोट पड़ी? मोदी जी इस मामले में जिस तरह भाजपा को ये महारत हासिल है कि विपक्ष को कैसे बदनाम किया जाए, वैसे ही झूठ बोलने में मोदी जी माहिर है। वो लगातार अर्थव्यवस्था की एक गुलाबी तस्वीर चित्रित करते रहते हैं अपने भाषणों में। अभी उन्होंने एक जबरदस्त झूठ बोला। वो झूठ क्या है कि भारत दुनिया की फैक्ट्री बन गया है, जबकि सब लोग जानते हैं कि दुनिया की फैक्ट्री तो चीन है। भारत का जो जीडीपी है, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बहुत छोटा है। इनका लक्ष्य था कम से कम 25% है, उसके ऊपर ले जाएंगे, वहां भी नहीं ले जा पाए हैं। तो 14-15% पे अटके हुए हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और अभी तक ये था कि जो निजी क्षेत्र है, कारपोरेट पूंजी है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आते थे, उनका मुनाफा लगातार पिछले 7 साल से बढ़ रहा था। इस बार पहली बार ये हुआ है कि उनका मुनाफा भी नहीं बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी संकट की शिकार है। इसकी वजह से भी जो निवेशक हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो ये मान रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो उन्हें आश्वासन देती थी, भाई स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट्स पे, जज्बात पे चलता है। अगर जज्बात हिल जाए आपके तो फिर तो बात बिगड़ जाती है, जज्बात बनने में टाइम लगता है उसमें। तो वो ये जो अर्थव्यवस्था की हालत है उससे जज्बातों पे भी असर पड़ा है, जज्बात पे भी असर पड़ा है। जी, मैं कह सकता तो इसके फाइनली अल्टीमेटली तो जनता पूछेगी ना कि भैया आपने किया क्या इतने सालों में, क्योंकि हमारी इनकम तो बढ़ी नहीं, पर कैपिटा इनकम डूबती जा रही है, हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं दुनिया के रेस में। फाइनली तो जवाब देना होगा ना मोदी जी को कभी ना कभी। जनता ना पूछे, जनता इनका गिरेबान पकड़ के झकझोरे ना, इसीलिए तो सारे देश में 10-11% लोगों को छोड़ के बाकी सबको लाभार्थी बना दिया है। भाई ये क्यों हो रहा है? दिन रात तरह तरह के रियायतें, इतना नकदी ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सब पिछले 10 साल से क्यों चल रहा है? इसीलिए चल रहा है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो विफलताएं हैं, जनता का कोई आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर लोगों में नाराजगी इतनी ना बढ़ जाए कि लोग नेताओं को पूछने लगे, उनको लातें मारने लगे, उनको धक्के देने लगे, उनकी बेइज्जती करने लगे। ये सब नहीं हो, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में न बने। इसीलिए लाभार्थियों की इतनी विशाल दुनिया बनाई गई है। अब समस्या यह है कि ये लाभार्थियों वाला हथकंडा भी संकट में फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकारें घोषित कर देती हैं और उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है। हर राज्य सरकार इसमें फंसी हुई है, केंद्र सरकार दे पा रही है क्योंकि वो लगातार उसकी ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। जो राष्ट्रीय बचत है उसकी हालत क्या है? राष्ट्रीय बचत पहले से आधे से भी कम रह गई है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर राष्ट्रीय बचत का स्तर इतना गिर जाए तो बहुत ही चिंताजनक बात है। बचत आपकी घट रही है, कर्जा आपकी ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हर राज्य सरकार बुरी तरह कर्जदार है, केंद्र सरकार भयानक रूप से कर्जदार है। क्योंकि मीडिया सवाल नहीं पूछता है मोदी जी से, इसलिए ये बात निकलकर सामने आती नहीं है। देखिए, मोदी जी की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने मीडिया स्पेस इस तरह कैप्चर कर रखा है कि उनसे सवाल नहीं पूछे जाते। हर चीज जो उनकी झूठ होती है, जैसे कि वो वहां पे जानकारी जंगल में तस्वीरें खींच रहे हैं अभी शेरों की, और वो दावा कर रहे हैं कि तस्वीरें मेरी हैं। मुझे तो इस पर ही शक होता है, उनकी तस्वीरें हैं क्या हैं ये, तो केवल एक्टिंग कर रहे हैं। मोदी जी की शेरों की तस्वीर के सामने मैं एक और तस्वीर बता दूं कि जो कर्जा होता है देश पे, वो अमाउंट छोड़ दी, अमाउंट तो बहुत बड़ा है, आपको समझ में नहीं आएगा कितना, 1.5 लाख करोड़ कुछ इस टाइप का है। एक जो डेट टू जीडीपी रेशियो होता है कि आपकी जीडीपी 1 रुपया तो आपने उसके अगेंस्ट कितना कर्जा लिया है, वो आज की डेट में डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा 81.59% है, करीब करीब 82%। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने छोड़ा था तो ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो था वो 67 टू 68% छोड़ा था। उसको मोदी जी बढ़ा करके 82% लेते गए हैं। हमारे 100 रुपए की जीडीपी पे 82 रुपए का कर्जा है। तो ये असली तस्वीर है जो मोदी जी चाहते हैं कि आप शेर की तस्वीर देख करके भूले रहिए, लेकिन हम लोग बहुत कर्जे में हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्याज होता है उसका हर साल का, वो एनुअल बजट का एक बड़ा पोर्शन उस ब्याज को सर्व करने में चला जाता है। और हम लोग यही 5 किलो राशन में खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ तो सरकार दे रही है, या 5 रुपए ट्रांसफर कर रही है किसान सम्मान निधि के नाम पर। वो लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग अर्थव्यवस्था के रूप में गरीब देश होते जा रहे हैं। जीडीपी इसलिए ज्यादा है क्योंकि नंबर हमारे ज्यादा है, 150 करोड़ का देश होने जा रहा है, तो इसलिए एक बच्चा पैदा होता है तो हमारी जीडीपी में 10 रुपए ऐड कर देता है वो। तो संख्या जीडीपी में मत देखिए, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीडीपी देखिए। खैर सर, एक पॉलिटिकल बात और कर लें बिहार की। बिहार में अगला चुनाव बिहार का ही है। नीतीश कुमार जी ने अभी कैबिनेट में 7 मंत्री और इंडेक्ट किए, और सातों के सातों बीजेपी से हैं। अपने उन्होंने 3 मंत्री शहीद किए, उनसे रिजाइन करवाया, और 7 नए मंत्री भाजपा के कोटे से ले आए। आपको सर कोई उम्मीद लगती है कि नीतीश कुमार कुछ फाइट करेंगे? इवन मैं पलटने की बात नहीं कर रहा हूं, इवन भाजपा में कुछ फाइट करेंगे सीटों के लिए, या वो कंप्लीटली सरेंडर हैं और अब उनका एंड ऑफ द करियर आ गया है? देखिए, अभी तक तो सीटों के बंटवारे में होता ये था कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को बराबर बराबर सीटें मिलती थी। जनता दल यूनाइटेड को प्रतीकात्मक रूप से कुछ सीटें 4 या 2 से लेकर 4-5 से ज्यादा सीटें रहती थी, और भाजपा उसमें कम पे लगती थी। धीरे धीरे हो ये गया है कि भाजपा का स्ट्राइक रेट बेहतर होता चला गया है और जनता दल यूनाइटेड का स्ट्राइक रेट गिरता चला गया है।
पिछले लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, वहां उल्टा हुआ है। जेडीयू ने अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है, भाजपा का स्ट्राइक रेट वहां पे कम रहा है। अब इस पूरी प्रक्रिया में अब एक नए तत्व का समावेश हुआ है, और वो नया तत्व है नीतीश कुमार का अपना बेटा निशांत कुमार जी। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो अभी तक बिहार की राजनीति में मौजूद नहीं था। ये अचानक पिछले 4-5 महीने से निकल के आया है। वो बार बार ये बंदा जो है, जब पत्रकार लोग इससे मिलते हैं तो ये बयान देता है कि हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा केवल इतना कर रही है, वो कह रही है कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा भाजपा के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि ये एनडीए का विधायक दल होगा, वो तय करेगा। अब ये चीज जो है खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। नीतीश कुमार ने इतनी आसानी से भाजपा के सब मंत्री बना दिए, अपने लोग नहीं बनाए, इसको उनकी नाराजगी के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। ये भी पढ़ा जा सकता है, सोच रहे होंगे अब इस सरकार में हमारा कोई दांव नहीं है, हमारा कोई स्टेक नहीं है इस गवर्नमेंट में, हमें तो इस गवर्नमेंट को छोड़ना ही होगा। अगर ये बात सही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। अब उनकी पलटी, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि जब चुनाव हो जाएगा, अगर हमने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और चुनाव हो गया, अब चुनाव हो जाने के बाद में भाजपा कह सकती है कि आप बहुत दिन रह लिए मुख्यमंत्री, हमने आपके नेतृत्व में सरकार चलाई, अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए और आपके बेटे को हम बना देते हैं उप मुख्यमंत्री। बाद में वो बेटा जो है नीतीश कुमार जब बिल्कुल वृद्धावस्था की वजह से निष्क्रिय हो जाएंगे तो बेटा भाजपा में चला जाएगा और उनका कुर्मी जनाधार भाजपा के जनाधार का अंग हो जाएगा। ये एक डिजाइन हो सकती है भाजपा की, और जब हम इसको देख रहे हैं तो नीतीश कुमार ने नहीं भांपा होगा, इसका तो हम अंदाजा लगाएंगे तो हम गलत बात करेंगे। तो बहुत नीतीश कुमार के सामने मुश्किलें हैं। दूसरे, नीतीश कुमार को एक तरफ तो ये यकीन नहीं है कि एनडीए हमें मुख्यमंत्री बनाएगा, दूसरा उन्हें ये भी यकीन नहीं है कि अगर हम महागठबंधन के पास चले जाएंगे तो तेजस्वी यादव पीछे हट जाएंगे, चाचा आप ही बन जाइए मुख्यमंत्री एक बार, फिर हमें बाद में बना दीजिएगा। क्योंकि वहां पर जो अभी सी वोटर का सर्वे आया है, जिसकी शायद हम लोग एक बार चर्चा कर भी चुके हैं, सी वोटर के सर्वे ने दिखाया है कि नीतीश कुमार की जो मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकारोक्ति है जनता के बीच में, वो घट के 20-22% रह गई है और तेजस्वी की बढ़ के 40% के पार पहुंच गई है। तो ये सारी स्थितियां भी बनी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है बिहार का, वो उसमें काफी तनाव है इस वक्त, और वो तनाव कहां पे जाकर खत्म होगा, कहां टूटेगा पूरा मसला, और राजनीतिक शक्तियां दोबारा एक नए संतुलन को वहां प्राप्त करेंगी बिहार में, ये मेरे ख्याल से 1-2 महीने में निकल कर आना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार अब सोच रहे होंगे कि एनडीए के साथ, भाजपा के साथ चुनाव लड़ने का क्या फायदा है और महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का क्या फायदा है। उनका मुख्यमंत्रित्व पद दोनों तरफ से संकट में फंसा हुआ है। ना तो अब तेजस्वी यादव आसानी से उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार होंगे, और भाजपा तो पूरी तैयारी उसकी कर ही रही है कि वो मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाएगी। फिर वो देखेंगे कि जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या होगा, उनका बेटा अगर राजनीति में आता है तो उसको क्या मिलेगा, फिर वो कहां जाएगा, किसके साथ जाएगा, कौन उसको दे पाएगा, ये सब उन्हें देखना होगा। अगर उनका फोकस अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने का है तो शायद मुझे लगता है फिर वो एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि लगता है कि वहां पे उन्हें कुछ मिल सकता है ज्यादा। लेकिन अगर उनका फोकस उन्हें खुद के मुख्यमंत्री बनाने पे ही ज्यादा है उनका फोकस, तब फिर वो दोनों तरफ एक कड़ी बार्गेनिंग, कड़ी सौदेबाजी करेंगे। और उन्हें लगता है, मेरे ख्याल से एनडीए के बजाय वो महागठबंधन के साथ, अगर लालू यादव से उन्होंने ठीक ठाक बातचीत कर ली और यही तय हो जाए कि शुरू में नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा चुनाव जीतने के बाद में वो तेजस्वी यादव के लिए जगह छोड़ देंगे, तो ये हो सकता है। तो बिहार की राजनीति अभी फ्लक्स में है, अब बिहार की राजनीति पूरी तरह अस्थिर हो चुकी है। सर एक चीज मैं जरा और समझ लूं कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15-16% ऐसा कहते हैं कुर्मी वोट वो लेके आते हैं। क्या महागठबंधन के लिए भी वो उतने ही इंपॉर्टेंट है? महागठबंधन को इतनी आसानी से फिर से ले लेगी? देखिए, महागठबंधन को लेने में आपत्ति नहीं है, लेकिन लेके उनका करेगी क्या, सवाल इस बात का है। जी, नीतीश कुमार के पास जो 15-16% वोट है वो वास्तव में 10 या 12% वोट है। कुल 15 से 16% वोटों में भाजपा का ऊंची जात का जो वोटर है वो भी शामिल है।
तो नीतीश कुमार के लोगों को मिलता था। आप उनके 2-3% वोट भाजपा वाले घटा दीजिए इसमें से, जब वो महागठबंधन में आएंगे तो जाहिर है कि फिर उन्हें ज्यादा वोट भी मिलेगा उनके उम्मीदवारों को, तो जी वो वोट इधर मिल जाएगा उन्हें। लेकिन नीतीश कुमार का अपना वोट जो है वो 12% में मानता हूं मोटे तौर पर। वो 12% वोट तेजस्वी यादव को सत्ता, राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता में लाने के लिए एक निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। भाई सारे कुर्मी उधर शिफ्ट हो जाएंगे, जो अति पिछड़ी जातियों का जो थोड़ा बहुत वोट नीतीश कुमार को मिलता है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक काफी बड़ा वैल्यू एडिशन जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की चुनावी कैंपेन में नीतीश कुमार के जाने से हो सकता है। और नीतीश कुमार को अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव भी लड़ाया तो उसके ऊपर जो पुराने आरोप मिस गवर्नेंस के आरोप लगते हैं, जंगल अंगल राज के, हालांकि वो घिसपिट गए आरोप, तो वो आरोप भी दब से जाते हैं बिल्कुल उसमें। तो उसका पूरा उनका अपना नैरेटिव जो है बदल जाता है और भाजपा फिर बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, बीजेपी बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। फिर बीजेपी के लिए टिक पाना चुनाव में मुश्किल हो जाएगा, काफी बुरी हार होगी बीजेपी की अगर ये उधर चले जाते हैं। जी सर, मेरे पास एक बस 4 मिनट का समय बचा है। एक आखिरी सवाल मैं जरा यूएस पे कर लूं, डोनाल्ड ट्रंप जी पे। डोनाल्ड ट्रंप की सब लोग देख ही रहे हैं वो किस ढंग से इरेटिक बिहेव कर रहे हैं। जो जेलेंस्की के साथ उन्होंने जिस ढंग से व्हाइट हाउस में बदतमीजी की वो सबने देखा। मेरा सर जो सवाल है, ट्रंप बड़े बड़े वादे करके आए हैं कि मैं बहुत पैसा बचा लूंगा, हम लोग अमेरिका को विल मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन, ये सब वो कर रहे हैं, कहीं पैसा नहीं दूंगा। आखिर में तो सर वो अमेरिका की इज्जत कोई क्यों करता था? एक बड़े आदमी की, अमीर आदमी की इज्जत, भाई पैसे वाले होते हैं, थोड़े पैसे बांटते हैं दुनिया में, इसलिए उनकी इज्जत होती थी। अगर वो इस ढंग से सबका पैसा बंद कर दे, कहीं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, किसी के साथ खड़ा नहीं होऊंगा, तो ये तो यूएस ही अकेला पड़ता जा रहा है सर। इस पे सर मैं जरा समझना चाह रहा था। ये विश्लेषण जोरदार विश्लेषण है कि अमेरिका सब लोगों को पैसा देता था तरह तरह की मदद के तौर पे, तो उसकी वजह से सब लोग अमेरिका की चिरौरी करते थे, ठकुर सुहाती करते थे। ये एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि अमेरिका की जो सामरिक ताकत है और अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी संबंधी शक्ति है वो उसमें दुनिया में वो बहुत ज्यादा आगे है। चीन का कुछ मुकाबला कर रहा है, अभी इसके कुछ तथ्य आए हैं इसमें पता चला है कि पिछले 10 साल में चीन ने ज्यादा बेहतर रिसर्च की है कई मसलों पर। अमेरिका उतनी बेहतर रिसर्च 10 साल में नहीं कर पाया है, हालांकि फिर भी अमेरिका कई क्षेत्रों में बहुत आगे है। दूसरे, यूरोप ने जो गोलबंदी की है अमेरिका के खिलाफ जेलेंस्की के इर्द गिर्द, वो गोलबंदी का महत्व प्रतीकात्मक अधिक है। यूरोप के पास ठोस रूप से इतनी ताकत नहीं है कि वो बिना अमेरिका के कुछ कर पाए। भाई जैसे कि आज अखबारों में बड़े दिलचस्प तथ्य छपे हैं, पढ़ के हंसी भी आती है कि जर्मनी और ब्रिटेन की दोनों की फौजें मिला ली जाए तो वो न्यूयॉर्क के पुलिस डिपार्टमेंट से भी छोटी हैं। मतलब न्यूयॉर्क का पुलिस डिपार्टमेंट है उससे भी छोटी है। और फ्रांस की फौज केवल इतनी ही बड़ी है जितना न्यूयॉर्क का पुलिस डिपार्टमेंट है। यूरोप का जो सबसे अमीर देश माना जाता है जर्मनी, उसकी पर कैपिटा आमदनी, प्रति व्यक्ति आमदनी अमेरिका के सबसे गरीब प्रांत हैं अल्बामा और एक और प्रांत है उसके बराबर है। मतलब यूरोप किसी भी दृष्टि से वो अमेरिका के आगे नहीं ठहर सकता। अगर जेलेंस्की को पुतिन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो अमेरिका के सपोर्ट के बिना वो नहीं लड़ सकते। पिछले 20-25 वर्ष से यूरोप ने अपनी रक्षा अपनी रक्षा क्षमताओं को, प्रतिरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में कोई पैसा नहीं खर्च किया है। वहां पैसा बचा के दूसरे कामों में पैसा खर्च करते रहे हैं। अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो 20 वर्ष लगेंगे। रक्षा क्षमताएं एक दिन में नहीं बढ़ती हैं। यूरोप को अभी 20 साल तक अपने आप को मजबूत करना होगा, हथियार बनाने होंगे, हथियार खरीदने होंगे, अपनी फौज फाटा बढ़ाना होगा और फिर दूसरे मामलों से रुपया निकालना होगा। यूरोपियंस जो ऐश करते रहे हैं वो इसलिए भी ऐश करते रहे हैं कि भाई उन्हें फौज फाटे पे खर्च ही नहीं करना है, बाकी दूसरे कामों पे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने गारंटी ले रखी है कि भाई आपके ऊपर कोई हमला करेगा हम उसको देख लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यही बंदोबस्त चल रहा है। अच्छा, अमेरिका सोच रहा है कि अच्छा है कि ये लोग जो है, ट्रंप का हथकंडा क्या है, बेहतर है कि यूरोप अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त खुद करे, तो हमें उसको बिल्कुल पैसा नहीं देना पड़ेगा। हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा तो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। अमेरिका का जो साधारण नागरिक है वो प्रतीक्षा कर रहा है, जो टैक्स पेयर प्रतीक्षा कर रहा है उसके खाते में
उसका दिया हुआ टैक्स की वापसी कब आती है, जो ट्रंप ने वायदा कर रखा है। आप सोचिए कि इस आदमी ने 5,000 या $7,000 साल में टैक्स चुकाया होगा, अचानक उसको उसके खाते में 2,000, 3,000 या 50% टैक्स वापस आ जाए, तो वो ऐसा तो अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ आज तक। तो ट्रंप का पूरा दांव जो है ना, वो दांव ये है कि किस तरह वो अमेरिकी मानस को कैसे कैप्चर करेंगे, अमेरिकी मानस में अपनी पकड़ कैसे मजबूत करेंगे। तो वो अपनी ताकत वहां से प्राप्त कर रहे हैं। उनको वो मानते हैं कि उनकी जो दादागिरी है वो दादागिरी कायम रहेगी। वो कम पैसे खर्च करके अपनी दादागिरी कायम करना चाहते हैं। नहीं तो मैं सर वही वो फिर दादा मानेगा कौन क्यों उनको? विफल भी, आप सही कह रहे हैं, इसमें दांव ये है वो नाकाम भी हो सकते हैं। एक ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि हम सब लोग उनकी खिल्ली उड़ाएं और खुद उनको शर्मिंदा होकर अपना पद छोड़ देना पड़े या अपनी नीतियां बदल देनी पड़े। लेकिन अभी वो प्रयोग कर रहे हैं, अभी ये तय नहीं हो पाया है, अभी आखिरी शब्द इसमें नहीं कहा गया है कि वो कामयाब होंगे कि नहीं कामयाब होंगे। उनका तरीका पिछले राष्ट्रपतियों से अलग है। अमेरिका आज तक जो करता रहा है उससे अलग तरीके से वो चल रहे हैं। लेकिन ये मान लेना कि वो लाजमी तौर पर नाकाम ही होंगे, हैं, ये अभी इतना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे वो जैसे कि मान लीजिए अभी यूरोप ने गोलबंदी कर ली, साथ में यूरोप ये भी कह रहा है कि बिना अमेरिका के तो कुछ होगा नहीं। अंततः जो भी पीस शांति के लिए समझौता होगा, उस समझौते में अमेरिका की मोहर लगनी तो जरूरी है। तो अंततः बात तो ट्रंप अपनी बात मनवा ही लेंगे उनसे, ऐसा लगता है मुझे। जी तो सर आज के लिए इतना ही समय था। हम लोग अगले हफ्ते फिर से जरा और समझेंगे, और खास करके हम लोग अमेरिका से के ऊपर निगाह बना कर रखनी चाहिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल ट्रंप बहुत ही इरेटिक बिहेव कर रहे हैं, उसकी वजह से दुनिया में उथल पुथल है। अगले देखते हैं, वो भी थोड़ा चुनाव जीत के आए हैं, उनको अपनी जनता को जवाब देना है, कुछ चीजें वो भी चाहते हैं कि करके फिर देखेंगे। तो देखते हैं ये किस तरफ जाकर सेटल होता है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दर्शकों का भी, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।